Bangladesh are free. ये दिन था एशिया के 7 करोड़ लोगों की आजादी का। ये दिन था पूर्वी पाकिस्तान में बेहिसाब जुल्मों की काली रात के बाद सुबह का। ये दिन था सिर्फ 13 दिन की लड़ाई के बाद भारत के 3000 सैनिकों के सामने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर का। ये दिन था भारतीय सेना की सबसे शानदार विजय के दस्तखत का। ये दिन था पाकिस्तान को मिली सबसे शर्मनाक पराजय का। सोलह दिसंबर के दिन न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को भारत की ताकत का अंदाजा हो गया था। ये दिन एक नए राष्ट्र बांग्लादेश के उदय का था। Bangladesh is free. लेकिन इस दिन से पहले आज के बांग्लादेश और उस समय के पूर्वी पाकिस्तान ने लगभग 1 साल तक पाकिस्तान की सेना के जुल्म सितम, नरसंहार और विस्थापन की ऐसी काली रात देखी थी जिसकी कहानी कहने और सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है। इस काली रात ने पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले 1 करोड़ लोगों को शरणार्थी बनने पर मजबूर किया था। इस रात के शिकार लोगों की तादाद कुछ आंकड़ों के मुताबिक 30 लाख तक थी। इस लंबी रात में अलग अलग आंकड़ों के मुताबिक 4 लाख महिलाओं के साथ बेहद क्रूरता से बलात्कार किया गया, जिनसे पैदा हुए बच्चों के अलग अलग आंकड़ों के मुताबिक तादाद 70,000 से 2.5 लाख थी। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो ये पाकिस्तान के शराबी और अय्याश तानाशाह जनरल याहिया खान, शातिर नेता जुल्फिकार अली भुट्टो और बर्बर पाकिस्तानी सेना का सबसे काला कारनामा है। मैं हूं कृष्ण मोहन मिश्रा और 1971 में पाकिस्तान पर मिली विजय के स्वर्णिम वर्ष की इस सीरीज की शुरुआत हम इसी काली रात की कहानी से करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले करोड़ों बांग्ला भाषी हिंदुओं और मुसलमानों पर पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों की भूमिका कब और कैसे बनी, जिसका अंजाम पाकिस्तान के टूटने और बांग्लादेश के उदय के साथ हुआ। भारत का बंटवारा हुआ, देश का नक्शा बदला, धर्म के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ। मुस्लिम आबादी के लिहाज से पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बने, लेकिन इस्लाम को छोड़कर 1500 किलोमीटर दूर स्थित इन दोनों इलाकों में रहने वालों में कोई समानता नहीं थी। पाकिस्तानी सरकार पूर्वी पाकिस्तान को विकास कार्यों के लिए उसका जायज हक नहीं देती थी। 1950 से 1970 तक पूर्वी पाकिस्तान को
पाकिस्तान के कुल बजट का औसतन 40% हिस्सा मिलता था, जबकि उसकी जनसंख्या ज्यादा थी। पाकिस्तान की सेना में पूर्वी पाकिस्तान के केवल 5% सैनिक थे और उनमें से बहुत कम कमांडिंग स्तर पर थे। पूर्वी पाकिस्तान के लिए अधिक स्वायत्तता और अधिकारों की मांग करने वाली अवामी लीग पार्टी का निर्माण हुआ। और इसी पार्टी के करिश्माई नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान के लिए अधिकारों की मांग जोर पकड़ रही थी। 1970 में हुए आम चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग ने 169 में से 167 सीटें जीत ली और 313 सीटों वाली नेशनल असेंबली में बहुमत हासिल कर लिया। चुनाव परिणाम के मुताबिक मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री होना था, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान अवामी लीग के अध्यक्ष शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं था। 3 मार्च 1971 को राष्ट्रपति जनरल याहिया खान, भुट्टो और शेख मुजीब की ढाका में भविष्य तय करने के लिए मुलाकात हुई, लेकिन नाकाम रही। सात मार्च को शेख मुजीब ने ढाका के रेस कोर्स ग्राउंड में एक विशाल रैली को संबोधित कर राष्ट्रपति के सामने 4 मांगे रखी। मार्शल लॉ तुरंत उठाया जाए, सेना अपने बैरकों में वापस चली जाए, पूर्वी पाकिस्तान में हुई मौतों की जांच की जाए और 25 मार्च को असेंबली शुरू होने से पहले सत्ता का हस्तांतरण पूरा हो जाए। शेख मुजीब ने हर बंगाली से अपने घर को किले में बदलने का आह्वान किया और कहा कि ये आजादी का संघर्ष है। আর যদি একটা গুলি চলে আর যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয়, তোমাদের উপর কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব, এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম स्वाधीनता संग्राम। 7 मार्च को ही पूर्वी पाकिस्तान में सेना का कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान को बना दिया गया, जो बलूचिस्तान में बलोच आंदोलन को क्रूरता से दबाने के लिए बुचर ऑफ बलूचिस्तान कहा जाता था। कुछ ही दिनों में उसे एक नया नाम मिलने वाला था, बुचर ऑफ बंगाल। अगले कुछ दिनों तक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने यात्रियों को टिकट देना बंद कर दिया। अब ये एयरलाइंस केवल सरकारी कर्मचारियों को पश्चिमी पाकिस्तान से ढाका ला रही थी। उनके पास बड़े ट्रंक और बैग होते थे। ये सादे कपड़ों में पाकिस्तानी सेना थी। विदेशी पत्रकारों को पूर्वी पाकिस्तान से बाहर कर दिया गया। अब पाकिस्तानी सेना के मैदान में आने का रास्ता साफ हो गया। 25 मार्च की शाम ऐसा लगा कि पूरे शहर पर पाकिस्तानी सेना ने हमला कर दिया हो। यह ऑपरेशन सर्चलाइट था। सेना ने शेख मुजीब को गिरफ्तार किया और पाकिस्तान ले गई, लेकिन गिरफ्तारी से पहले वो रेडियो पर बांग्लादेश की आजादी का संदेश देने में कामयाब हो गए। इस रात ढाका यूनिवर्सिटी पर टैंक चढ़ा दिए गए। यूनिवर्सिटी के हिंदू छात्रावास जगन्नाथ हॉल में 700 से ज्यादा छात्र उसी रात मार डाले गए। ढाका में ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के हेडक्वार्टर पीलखाना और ईस्ट पाकिस्तान पुलिस के हेडक्वार्टर राजार बाग पर टैंकों, मशीन गनों और बख्तरबंद गाड़ियों से हमला किया गया और उसे पूरी तरह तबाह कर दिया गया। दरअसल पाकिस्तानी सेना को यहीं से जवाबी कार्रवाई की आशंका थी।
एक अंदाजे के मुताबिक केवल ढाका में ही 30,000 बंगालियों को मार डाला गया। पाकिस्तानी सेना किसी भी बांग्ला भाषी को अवामी लीग का समर्थक या हिंदू बताकर मारने के लिए आजाद थी। पाकिस्तानी सेना ने 3 मिलिशिया गिरोह बनाए, अल शम्स, अल बद्र और रजाकार। बिहारी मुसलमानों के ये गिरोह बंगालियों और खास तौर पर हिंदुओं की बस्ती में खौफ का दूसरा नाम बन गए। डरे हुए बांग्लादेशियों ने भागना शुरू किया, पैदल, नावों में, रिक्शा पर या बैलगाड़ी में। ये किसी भी तरह असम, त्रिपुरा या पश्चिम बंगाल पहुंचना चाहते थे। कुछ महीनों में ही भारत पहुंचने वाले शरणार्थियों की संख्या 1 करोड़ तक पहुंच गई। इनमें 60 से 70% हिंदू थे। लेकिन हर बांग्लादेशी इतना भाग्यशाली नहीं था। This is not only a question of relief, it's an economic question, it's a political question, it's a social question for us. What was supposed to be Pakistan's internal problem is now sought to be made in India's internal problem. बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार का सबसे भरोसेमंद विवरण आर्चर ब्लड पर लिखी किताब द ब्लड टेलीग्राम में मिलता है। आर्चर ब्लड उस समय ढाका में अमेरिकी काउंसलेट में काउंसिल जनरल थे और उन्होंने अमेरिका की निक्सन सरकार को बांग्लादेश के नरसंहार से आगाह किया था और पाकिस्तान को सैनिक मदद रोकने का आग्रह भी किया था। बाद में ब्लड ने अपनी ही सरकार पर लोकतंत्र की हत्या और नरसंहार पर आपराधिक खामोशी ओढ़ने और भयंकर नैतिक पतन के आरोप लगाए थे। ब्लड ने अमेरिका भेजे अपने पत्रों में बंगाली बुद्धिजीवियों, छात्रों, महिलाओं और खासकर हिंदुओं पर हुए भयानक अत्याचारों का आंखों देखा वर्णन लिखा है। पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक हिंदुओं और बुद्धिजीवियों को पूरे फसाद की जड़ मानते थे। ये नफरत नरसंहार की सैनिक नीति बन गई। टिक्का खान की जगह अप्रैल में ईस्टर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी को बनाया गया। युद्ध के बाद पाकिस्तानी सेना के अफसरों ने जांच कमेटी को बताया था कि सेना अध्यक्ष सहित सारे उच्चाधिकारी आपस में मजाक करते थे कि उन्होंने आज कितने हिंदुओं को मारा। एक लेफ्टिनेंट कर्नल ने कमेटी को बताया था कि जनरल नियाजी ने उससे सैनिकों से खास तौर पर पूछने को कहा था कि किसने कितने हिंदू मारे। मई में हिंदुओं को मारने का एक लिखित आदेश तक जारी कर दिया गया। बलात्कार लगभग 9 महीने तक चले नरसंहार का मुख्य हथियार था। हिंदू महिलाओं को सामूहिक बलात्कार के बाद क्रूरता से मार डाला जाता था, जबकि मुसलमान बंगाली औरतों को जिंदा छोड़ा जाता था ताकि वो अच्छे मुसलमान बच्चे पैदा करें। इधर भारत सरकार पर शरणार्थियों का बोझ बढ़ता जा रहा था। अप्रैल आते आते इनकी तादाद 10 लाख हो गई। इंदिरा गांधी सरकार पर कुछ करने का दबाव बन रहा था, यहां तक कि सीधी सैनिक कार्रवाई का भी। अप्रैल में इंदिरा गांधी ने सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ से पूर्वी पाकिस्तान में सैनिक कार्रवाई पर चर्चा की। मेरा इरादा तो था कि जब लड़ाई करना है तो वेस्टर्न में भी करूंगा, ईस्टर्न में भी करूंगा, मगर पॉलिटिकली मेरे ऊपर एक असर पड़ी कि अब ये मुझे प्राइम मिनिस्टर का कि हमने क्या कहा था, पाकिस्तान के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हमारे वहाँ 10 लाख रेफ्यूजीज आए हैं, हम कंडीशन मांगते हैं कि ये वापस जाए। अब भारत ने 2 रणनीतियों पर काम करना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तानी सेना के बर्बर नरसंहार की जानकारी देकर समर्थन जुटाना और दूसरी तरफ बांग्लादेश के संघर्ष को मदद देना। पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स और पूर्वी पाकिस्तान पुलिस के सैनिक बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना से लड़ रहे थे। इनमें से बहुत से सीमा पार कर भारत आए और मुक्ति फौज, जो बाद में मुक्ति वाहिनी कहलाई, के रूप में संगठित हो गए। इनमें बड़े पैमाने पर
शरणार्थी युवक शामिल थे। अप्रैल 1971 में ही सीमा सुरक्षा बल ने मुक्ति बाहिनी को ट्रेनिंग, हथियार, दवाइयां और ट्रांसपोर्ट मुहैया कराना शुरू कर दिया। मई से मुक्ति बाहिनी की ट्रेनिंग में भारतीय सेना सीधी जुड़ गई। मुक्ति बाहिनी को 7 सेक्टरों में बांटा गया और अलग अलग इलाकों से बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना पर हमले शुरू कर दिए गए। अप्रैल से लेकर नवंबर तक मुक्ति बाहिनी के योद्धाओं ने बांग्लादेश में 231 पुल, 122 रेलवे लाइन और 90 बिजली घर तबाह करके पाकिस्तानी सेना की सप्लाई लाइन काट दी। मुक्ति बाहिनी के हाथों पाकिस्तानी सेना के 237 अफसर, 136 जेसीओ और 3,559 जवान मारे गए। इसके अलावा बड़ी तादाद में पुलिस, रेंजर और रजाकारों को ही मुक्ति बाहिनी के हाथों मरना पड़ा। I'm not looking for war. I'm trying to avert it by showing a lot of patience. But there's a limit to our patience too. So we're very close to it. I am equally going to make it very clear that the war is forced on us through a means of some action in East Pakistan. An attack on East Pakistan is an attack on Pakistan as a whole. पश्चिमी पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान हाथ से निकलता नजर आ रहा था। बौखलाहट में पाकिस्तान ने वो गलती कर दी जिसका भारत इंतजार कर रहा था। तीन दिसंबर 1971 को शाम 5:30 बजे पाकिस्तान की वायुसेना ने पठानकोट, अमृतसर, अंबाला, आगरा, सिरसा, उत्तरलाई, जोधपुर, जैसलमेर और जामनगर पर एक साथ हमला शुरू किया, जो रात 10:30 तक जारी रहे। रात 9 बजे भारतीय वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान के अंदर घुसकर मुरीद, मियांवाली, सरगोधा, चंघर, रिसाले वाली, रफीकी और मसरूर के एयरबेसों पर हमले किए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आधी रात को देश को संबोधित किया। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। मुझे मालूम है कि ये समय कठिनाई का है, त्याग का है, लेकिन भारत में इन गुणों की कमी नहीं है। हम सबों को हिम्मत दिखानी है, दृढ़ता दिखानी है, एकता दिखानी है और इस चुनौती का सामना जोरों से करना है। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। हम सबों को एक होकर इस समय खड़े रहना है। जय हिंद। नवंबर आते आते पाकिस्तानी सेना केवल अपने बेसों में ही रहने पर सुरक्षा महसूस करने लगी थी। नवंबर के आखिर में भारतीय सेना और मुक्ति बाहिनी ने गरीबपुर की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना के टैंकों को रौंद कर रख दिया। अब ऐसे हमले पूरे बांग्लादेश में हर जगह हो रहे थे। 6 महीने की तैयारी के बाद भारतीय सेना युद्ध के लिए पूरी तौर पर तैयार थी। 25 साल के भीतर दोनों देश तीसरी बार युद्ध के मैदान में आमने सामने थे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.